जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसकी हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम में भी अगर हम देखें तो उस जगह का बहुत ज़्यादा एक एक अलग ही उसकी सिग्निफिकेंस है। और आज जनाब मैं बात कर रहा हूँ शाम सीरिया की। और देखा जाए तो हिस्ट्री में हमने इसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक बेहतरीन एक रूट था सीरिया का, जहाँ से लोग जो है वो हज के लिए भी जाते थे। और इसकी एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन एक ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। लेकिन नवंबर में हमने देखा कि अचानक से पूरी दुनिया का जो फोकस है वो पूरा सीरिया की तरफ हो गया। और वहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू वहाँ पे जो उनके सदर थे बशर अल असद, वो जो है जनाब वो कहीं चले गए। एंड देन उनकी जो जंगल से जो है वो आज़ादी मिल गई। और वहाँ के जो सो कॉल्ड जो रेबल्स थे उन्होंने जो है वो उसके ऊपर सीरिया के ऊपर जो है कब्ज़ा कर लिया। तो अब एक्चुअली क्या सिचुएशन है सीरिया की, और इसकी स्पेशली मिडल ईस्ट के ऊपर क्या असरात होंगे, और क्यों जो है वो इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने जो है ना वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुशी का ऐलान किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो वहाँ की आवाम भी बहुत ज़्यादा खुश है। सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोज़ आई जिसके अंदर किसी जगह के ऊपर तो जनाब जो कैदी हैं उनको छुड़ाया जा रहा है। लोग जो है वो सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके साथ-साथ कुछ फ़ौजियों को वहाँ पे पकड़ा गया, देन फिर उनको छोड़ दिया गया कि आज आज़ादी का दिन है, तुम भी आज़ाद हो। तो ये क्या सिलसिला है सलमान भाई? सीरिया आउट ऑफ द ब्लू अचानक, मतलब किसी को सँभलने का मौका ही नहीं मिला। क्या ये सिर्फ़ एक दिन में ही प्लान हुआ, या फिर ये लावा जो है वो पूरी तरह से पनप रहा था कहीं न कहीं और ये अचानक फूटा है? क्या सिलसिला था? थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा हमारे तमाम व्यूअर्स को। जी। जैसा कि आपने कहा कि सीरिया की अपनी एक सिग्निफिकेंस है और ज्योग्राफिकली भी इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है और ये बिल्कुल क्रॉस रोड पे है यार। और आजकल का जो सीरिया है वो एंशियंट जो सीरिया था यानी बिलाद शाम, उसका एक पोर्शन ही रह गया है अभी तो फिलहाल। लेकिन स्टिल अभी भी वो जो पोर्शन है वो बिल्कुल क्रॉस रोड पे है। अगर आप देखिए तो वेस्ट एशिया में वो टर्की से कनेक्ट है, वो इराक से कनेक्ट है और नीचे साउथ में इसराइल से कनेक्ट है। गोला भाई जो मशहूर है, जो बार बार बात होती है उसकी, कुछ पे कब्जा कर लिया था इसराइल ने, कुछ पे इस वाक़ये के बाद जो 27 नवंबर के बाद उन्होंने कब्ज़ा कर लिया फ़ौरन, बफर ज़ोन बनाया। तो ज्योग्राफिकली भी इसकी हमेशा से तारीख़ की हैसियत रही है और इसमें जो आप ख़ास तौर पर दमास्कस की बात करते हैं, दमिश्क की और हल्ब, इसको अलीपो कहते हैं, और इदलिब, ये ज़हन में रहे। और होम्स और हमा, ये जो शहर है, मतलब ये हमेशा से तारीख़ में बेहतरीन किस्म के दिमाग जो है इस्लामिक हिस्ट्री में यहाँ से पैदा हुए हैं। बड़े-बड़े सलातीन यहाँ पे रहा करते थे, रूल करते थे, कोई किसी को ढकी-छुपी बात है नहीं। चाहे आप सुल्तान नाज़मुद्दीन ज़ंगी की बात करें, सुल्तान सलाहुद्दीन की बात करें, उमवी खिलाफत इसी शहर से चलती थी, हमेश से आपको पता ही है। और ये भी ना भूलें कि एंड ऑफ टाइम्स के रेफरेंस से भी यही मस्जिद उम्मी है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से जो सेकंड कमिंग है उनकी, वो यही होगी। तो एक बात तो आप याद रख लें कि ये एरिया जो है शाम का और यमन का, इसके लिए ख़ास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। और इसी वजह से एक वजह ये भी है कि ये हमेशा आपको डिस्टर्ब नज़र आता है। एक बात मैं आपको उससे कनेक्ट कर लूँ, जो चीज़ आपको आग की सूरत में नज़र आती है वो बेसिकली पानी होता है, और जो पानी की सूरत में नज़र आती है वो आग होती है। तो आपको ऐसा लग रहा है ये वॉर टोन एरिया है। और आप अगर ये बात मेरी लिख लें कि ये एरिया डिस्टर्ब ही रहेगा पूरे एंटाइज में थ्रू आउट, जब तक कि, जब मैंने कहा कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं हो जाती और ये मुज़ाहरात नहीं जाते। ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल मैंने आपको व्यू पॉइंट दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि एकदम क्या हुआ है, मतलब आपका जो सवाल है 27 नवंबर, बिल्कुल भी एक दिन में नहीं हुआ, जैसा कि आपको पता है। और ये बेसिकली हुआ, ये सब स्टार्ट हुआ 2010 में अरब स्प्रिंग जब आया। अरब स्प्रिंग शुरू होता है ट्यूनीशिया से, और ट्यूनीशिया में करप्शन और आपको पता है, और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की हालत ऐसी थी 2010 में। और फिर ये आपको पता है अचानक जो है वो एक जो है यंग आदमी के इंतकाल के बाद वो एकदम रप्ट हुआ और उसने पूरी अरब दुनिया को अपनी लपेट में ली। ट्यूनीशिया में ये 2010 में शुरू हुआ, और ये सारा मामला आपको पता है कि इजिप्ट, यमन और आपको पता है बहरीन और लीबिया, ये सब तरफ फैल गया। और ये ऐसा फैला कि इसकी जो स्मोक है वो आपको सऊदी अरेबिया में भी नज़र आई और बाकी गल्फ स्टेट में भी नज़र आई। तो कुछ जो बुरान थे उन्होंने तो किसी तरीके से पैकेज दे के, कुछ इकोनॉमिक पैकेज दे के, कुछ सख्ती करके कंट्रोल कर लिया। लेकिन कुछ अरब वर्ल्ड में ये कंट्रोल नहीं हो सका। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कंट्रोल नहीं हो सका। अब आप देखें ट्यूनीशिया में जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ ज़ैनुल आबिदीन के नाम से थे, वो टॉपल हुए सबसे पहले।
लीबिया में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कर्नल कज़ाफ़ी हर बंदा जानता है उनको, बहुत मशहूर आदमी थे कज़ाफ़ी। वो लिंच हुए इसी अरब स्प्रिंग के नतीजे में 2011 में। और उसके बाद इजिप्ट में हुस्नी मुबारक कई सालों से बैठे हुए थे और वो गए, ठीक है? उसके बाद और आप देखेंगे कि आखिर में यमन में जो आपका जो अभी करंट डे यमन है, वहाँ पर भी जो एक अली अब्दुल्ला सालेह शायद उनका नाम था, वो भी टॉपल हुए। तो अरब स्प्रिंग बेसिकली अगर आप देखें, तो शाम से लेकर लेवेंट से लेके और अरबियन पेनिनसुला का जो ये वाला हिस्सा है, ईस्टर्न हिस्सा यानी जो यमन है, यहाँ तक को इसने जो है वो पूरा डिस्टर्ब किया। और मैंने बताया कि कुछ जो अरब ममालिक हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमिक पैकेज देकर और सख्ती करके काबू पाने में कामयाब हो गए वक़्तन, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी भी वो लावा जो है वो बुझा नहीं था। और इसमें मैं अब आप स्पेसिफिकली सीरिया की बात करूँगा, क्योंकि ये पूरा इसका बैकग्राउंड है कि सीरिया की सिचुएशन आइसोलेशन में नहीं बनी, अरब स्प्रिंग के नतीजे में बनी। और सीरिया में इसका इफ़ेक्ट आया मार्च 2011 में। अब आपको पता है कि जो अब बशार अल असद साहब जो चले गए मुल्क छोड़कर, और अब उनको उनकी फैमिली को रशिया ने जो है वो पनाह दे दी है। जैसे कि आप कह रहे थे कि वो चले गए अचानक मिस्टीरियसली। पहले तो वो गुमनाम हो गए कई दिन तक, फिर पता लगा कि रशिया ने उनको पनाह दे दी है फैमिली से। इनके वालिद भी थे हाफ़िज़ुल असद, वो भी थे। तो ये दोनों बाप-बेटों ने सब मिलके जो है तकरीबन 50 साल से ऊपर इन्होंने हुकूमत करी, इनकी फैमिली ने, ठीक है? और इनको बैकिंग थी ईरान की, क्योंकि ये अलवी या अलेविद थे, जो कि शिया एक्सेप्शन है। इस वजह से ईरान की को ऑब्वियस बैकिंग थी। और 2014-15 में बाकायदा, जब मैं आपको आगे से आता हूँ 2011 से, तो जब ये सब कुछ फूटा इसमें, और ज़ाहिर-सी बात है कि अरब पूरी अवाम अरब स्प्रिंग के दौरान वो अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन और महँगाई की वजह से पिसी हुई थी पूरे अरब में ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यहाँ। तो उसकी वजह से लोगों का एक डिस्कनेक्ट था अपने ऊपर आने से, जो कि बशार अल असद, जिन्होंने 2000 में बेसिकली जॉइन किया ये अपनी जो रूलिंग जो एलीट है, उन्होंने जॉइन की 2000। तो एक अवाम में एक डिस्कनेक्ट था भाई, जो कि बाकी अरब दुनिया में भी था। तो इन्होंने फिर वही सप्रेस करने की कोशिश करी, जिसकी आपको आइसोलेशन में हमारी मीडिया में नज़र आती है कि बशार अल असद ने बड़ी सख्ती करी और ये करा और वो करा। वो जो है उसका एक बैकग्राउंड है कि जब उन्होंने फिर सप्रेस करने की कोशिश करी अवाम को, तो सख्तियाँ हुई तो मार पड़ी, और आपको पता है जेल हुई लोगों को और ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब चलता था, और आपको भी पता है कि अरब स्प्रिंग के पीछे काम था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता मामला चलता गया, और 2011 के बाद अब इसमें एक्टर्स जो है वो ऐड होते गए। सीरिया का जो लोकेशन है, जैसे आपने कहा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा थोड़ा-सा, ये बहुत ट्रिकी सी लोकेशन है। ये ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सी एक जगह है, वहाँ पे एक बंदा आया, इसने इन्वेड किया और जो नी लोकल लोग थे उन्होंने रेजिस्टेंस की और अल्लाह खैर से नहीं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है एक केस है, आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक्टर्स भी बड़े कॉम्प्लेक्स। तो हुआ ये कि बशार अल असद तो अपनी गवर्नमेंट बचा रहे थे, ईरान बैकअप में आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है जो रिबेल ग्रुप था, जो फ्री सीरियन आर्मी बन गई थी, उसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी, ये रिबेल का ग्रुप था। उसके पीछे भी अब आपको पता है कि बाकी लोग आना शुरू हुए। अब उसमें तुर्की जो है, जैसे या बाकी तुर्की उनके पीछे आके खड़ा हुआ, बाकी कुछ गल्फ स्टेट्स भी उसके पीछे आके खड़ा हुए, फंडिंग आने लगी, आपको पता है। मनी जो है फनल होके आने लगा, हथियार आने लगे इधर से उधर। एक खिचड़ी पकती गई। इसमें फिर अचानक से एक और नॉन स्टेट एक्टर उठे, जिनको आप दाइश या आईसिस कहते हैं, वो उठे और उन्होंने अपना, आपको पता है, फिर 2014-15 में जो तबाहियाँ फेरी हैं, सबको पता ही है। उन्होंने कोई तारीखी जगह नहीं छोड़ी, म्यूज़ियम तोड़ दिए, सही है ना? और उन्होंने पिंजरों में लोगों को बंद कर दिया और लोगों को काट दिया, मार दिया। वो आपको सारी जो ब्रूटैलिटी और tyranny उन्होंने दिखाई, सबको पता है। वो एक नॉन स्टेट एक्टर बीच में आ गया। अच्छा, प्री सीरियन आर्मी अलग है, गवर्नमेंट बैक जो आर्मी है जो लड़ रही है, सीरियन आर्मी नॉर्मल जो है वो अलग लड़ रही है, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। 2014 में ईरान बाकायदा तौर पे इंटरवीन करता है अंदर, 2015 में रशिया को भी ले आता है इक्वेशन में। तो क्या हुआ, जब रशिया अंदर आता है तो फिर थोड़ी सिचुएशन स्टेबल होना शुरू होती है और पुशबैक होता है, रिबेल्स को पुशबैक होता है। और ये देखिए आप आहिस्ता-आहिस्ता जाके 16-17 में आईसिस का जो कितना है वो हमेशा के लिए खत्म होता है, आपको पता है। और उसके बाद 2018 तक जो मेजर सिटीज़ हैं शाम के, वो डिफीट हो जाते हैं, यानी रिबेल जो थे वो हार चुके होते हैं और समझ लें कि दब जाते हैं, या स्लीपर सेल जैसे कहते हैं ना, स्लीपर सेल में जाके छुप जाते हैं। अब ये मामला दब गया और ये चलता रहा। इदलिब एक ऐसी जगह रह गई, शहर रह गया, जहाँ पे ये मामला फिर भी रहा थोड़ा-सा और दबा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक समझ लें, एक एक वो जो होता है ना कि खिचड़ी पकड़ी थी, अच्छा, लेकिन दबाई हुई थी।
क्योंकि वॉर टॉर्न कंट्री था, तो उसकी रिहैबिलिटेशन पे लगे हुए थे और ये हो रहा था, वो हो रहा था, आपको पता है। तो 2018-19 तक एक समहाउ सॉर्ट आउट हो गया था किसी हद तक। और फिर क्या हुआ कि अचानक से आप देखें, फिर कोविड और उसके बाद ये मामला, और उसके बाद जो यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो रशिया का थोड़ा-सा ध्यान यहाँ से हटा, और गज़ा वॉर जो शुरू हुई अक्टूबर द 7th की, जो 2023 में हुआ, तो आपको पता है कि अभी जो हिज़्बुल्लाह जब कमज़ोर हुई, जब जब ये जब रिबेल्स के आगे जो ये गवर्नमेंट की जो सीरियन गवर्नमेंट थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी, तो हिज़्बुल्लाह ने इनकी मदद लेबनान उस टाइम पे बशर अल-असद की गवर्नमेंट थी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि हिज़्बुल्लाह बैक्ड बाय ईरान। तो ये इक्वेशन बनती थी। अब जैसे ही हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हुई, ये जो वॉर चल रही है गज़ा में, उसकी वजह से, और यूक्रेन में रशिया फँस गया, क्या हुआ, इनका थोड़ा-सा ध्यान ख़त्म हुआ, और उसका फ़ायदा उठाते हुए इदलिब से जो ये दबी हुई फ़ोर्सेज़ थी, उनको अचानक तुर्की ने और बाकी फ़ोर्सेज़ ने, आपको पता है उनमें कि बेनिफिशियरी अल्टीमेट कौन है पूरे रीजन में। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि इस पूरे रीजन में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो द स्टेट ऑफ इज़राइल। और यही हुआ। 27 नवंबर को ये सब कुछ होने के बाद, जो कंट्री सबसे पहले सीरिया की बॉर्डर क्रॉस करके गोलान हाइट पे कब्ज़ा करके खुश हो रहा था, वो कौन था? वो आपको भी पता है। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी पे नज़र रखें, हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे, इधर-उधर की आइसोलेशन वाली बातों पे मत जाएँ। क्यों? क्योंकि इस्लामी दुनिया में ये जैसी ये सीरिया का वाक़या हुआ, इस्लामी दुनिया में एक बहस छेड़ दी गई कि भाई ये शिया वर्सेस सुन्नी खुदा ना खास्ता सीन था, और चूँकि बशर अल-असद जो शिया थे, तो वो चले गए, तो वो जो सुन्नी वर्ल्ड है, वो खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बदला जो बंदा आया है, यानी जो आगे-आगे तंज़ीम थी, एचटीएस की, जो हयात तहरीर अल-शाम, इसको सपोर्ट किया टर्की ने, और बाकी जो आपकी रीजनल जो सुन्नी जो है वो पावर्स में, उन्होंने सपोर्ट किया, और जो है वो जो ईरानी बैक गवर्नमेंट थी, वो टॉपल हो। तो आपको पूरा डिस्कोर्स जो वेस्टर्न मीडिया में नज़र आया, वो ये वाला नज़र आया। अब यहाँ पे मैं आपको एक अल्लामा इकबाल का शेर जो है, वो आपको एक गोशगुज़ार कर, आपको समझ आनी चाहिए कि इस पूरे सिचुएशन को वो सम अप कर रहा है एक शेर। इसीलिए कहते हैं, जो एक एक वाइज़ आदमी जो है ना, वो कहते हैं ना, हज़ारों साल दरबी से अपनी बेदूरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। आजकल तो इतना मुश्किल से हो रहा है, पर मैं क्या बताऊँ तुमको। तो इकबाल ने क्या कहा कि ए के नाशनासी खफीराज चली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर वाली होशियार बाश। और आपको समझ में आ गया इकबाल का इशारा। एक ग्रुप हज़रत अबू बकर सिद्दीक को लेके बैठा हुआ है, और एक ग्रुप हज़रत अली को लेके बैठा हुआ है। आपको पता है, ये शिया और सुन्नी की बात है। तो इकबाल ने कहा, तुम ये ग्रुपिंग में लगे रहोगे, और जो तुम्हारा दुश्मन है, वो काम कर जाएगा पीछे। और वही हुआ सीरिया। आपको इस जोश डिस्कोर्स में लगा दिया बहस में कि यार देखो, वो फलाँ बैकिंग वाले बंदा चला गया, और इसकी जगह हमारा ये वाला बंदा आया। अच्छा, शुरू-शुरू में जो बंदा ये आया, वो अहमद अल-शर्राह के नाम से जान रहे हैं आजकल। नाम तो आप कोई भी दे, आपको भी पता है। ज़ेलेंस्की को भी इन्होंने हरे कलर के कपड़े पहना दिए थे। पहले इसको अहमद अल-शर्राह को भी वही कपड़े पहना दिए थे। फिर लोगों ने मीम्स बनाए कि भाई, कम से कम यूनिफ़ॉर्म तो चेंज कर लो अपने प्लांटेड बंदे का। तो फिर इन्होंने फ़ौरन उसको सूट-वूट वाला बंदा लाके खड़ा कर दिया। अब उसकी सारी मीटिंग्स आप देखिए, वो सूट-वूट में आता है फर्स्ट, वो वाला नहीं है। हरे कलर के कपड़े पहन के नहीं आता वो, ज़ेलेंस्की की तरह। तो लोगों ने बोला, भाई यूनिफ़ॉर्म तो बदल दो, पता तो लगे कहीं और से आए हैं, तुम तो वही मतलब उसी की तरह का यूनिफ़ॉर्म दे दिया, तो वहाँ बिठाया था। तो रशिया के यूक्रेन में एंगेज होने की वजह से, और ईरान के हिज़्बुल्लाह को या मार खाने की वजह से लेबनान में, चूँकि उनकी ध्यान यहाँ से हट गया था, तो उसका फ़ायदा उठा लिया उन फ़ोर्सेज़ ने, जो कि ताक में बैठी हुई थी। समझ आ गई? इदलिब से उन्होंने स्टार्ट किया, और जल्दी-जल्दी कर लिया, क्योंकि वो फँस गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, एक तो जियोपॉलिटिकल गेम है, वो आपको पता ही है यार, कॉम्प्लेक्स तरीन गेम है इस पूरी चीज़ का। मिडल ईस्ट जिसको समझ में आ गया, उसको पूरी दुनिया की कहानी समझ में आ गई। तीनों के तीनों इल्हामी मज़हब यहीं से निकलते हैं, ठीक है? 3 पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, बेसिकली वो मिडल ईस्ट से ही उसके सामने मिलते हैं, आपको ही जानना है। चाहे इज़राइल की थर्ड टेम्पल बनाने की बात हो, चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल यरूशलेम के लिए जो है मुसलमानों की निशानी जो है वो उनसियत हो, और चाहे जो है वो आपकी क्रिश्चियनिटी की बैतुल-अहम से जो है वो रग़बत हो। सारा का सारा शाख़ाना यहीं से आके मिलता है, आपको भी पता ही है बात, ठीक है? लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो ट्वीट किया, बड़ी मायने ख़ेर। उन्होंने कहा कि देखें, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, ठीक है? और अब क्या है, उन्होंने जो आपकी फ़ॉल्ट लाइन्स है, उस पे बात की है कि जो एक सीरिया में एक druze करके कम्युनिटी रहती है, जो कि मुस्लिम नहीं है, ठीक है? वो भी अपने आप को मोहित बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग हैं।
और जो कुर्द है, अच्छा कुर्द और टर्किश स्टेट की नहीं बनती। आपको पता है पीकेके और इनके आपस में फटे चलते रहते थे, तुर्कों के और कुर्दों के। बाय द वे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे रहमतुल्लाह अलैह, वो कुर्द थे। वो ना टर्क थे, ना वो अरब थे, ना वो ईरानी थे, वो कुर्द थे। वो जो तुर्क कुर्द वहाँ बसते हैं ना सीरिया में, वो उस कम्युनिटी से। तो ये हमारी आवाम की नॉलेज के लिए बता दूं कि तारीखी तौर पे ज़रा कनेक्ट कर सकें। और टर्किश स्टेट की नहीं बनती कुर्दों से। अच्छा आप बताएं, अब आप जरा शाम में आप जरा खिचड़ी देखिए कैसी पकती है। अब तुर्की तुर्की की बैक्ड फोर्सेस जो है वो जीत गई। ईरानी बैक्ड जो फोर्सेस हैं वो पीछे हट गई है। अरे तुर्की अकेला नहीं है, तुर्की के पीछे और सुन्नी बड़े आपको पता है, जीसीसी से भी उनका ताल्लुक है, सारा वो भी है। और ईरानी के साथ आपके पास रशिया है, ठीक है जी, आपको पता है, और हिजबुल्लाह है लबनान। अच्छा, ये खिचड़ी पक गई है। अब दोबारा से तुर्की चाह रहा है कि वो किसी तरीके से बफर ज़ोन बनाए, जैसे कि इज़राइल ने साउथ में बफर ज़ोन बनाया, गोलान हाइट्स पूरे ले लिए। उसने चंद दिनों में ही पकड़ लिया सामान। और आपको एक बात बताऊँ, इज़राइल की एक बड़ा ज़बरदस्त बात है कि वो जब आ जाता है ना एक जगह, वो जाता नहीं, वो बोल के ही आता है कि मैं बफर ज़ोन बना रहा हूँ। और बफर ज़ोन क्या होता है कि इसलिए कि कहीं मेरे पे हमला ना हो जाए, तो इसलिए ये एरिया में आके मैं कब्जा करके बैठता हूँ कि कहीं ना हो जाए, जब सेटलमेंट हो जाएगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पीछे नहीं हटता वो, ये सबको पता है। एक दफा वो आ गया, बस आ गया। फिर वो वहाँ पे बोलता है यहाँ बॉर्डर लगा लो यार, ऐसा करो, एक्सपेंशनरी मोड है। और तो और उसने अभी मैं ये जेरूसलम पोस्ट का देख रहा था, उसने कहा है कि जॉर्डन में भी हमारे जो है ना इज़राइली दौर के पैलेस दिखे। तो आप बता दें ये खबर वो क्यों लीक कर, समझ आ गया क्या हुआ। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे इज़राइली पैलेस यहाँ भी थी। तो वो एक्सपेंशनरी मूड में है फुल, आपको भी पता है, चलते हुए आ रहे हैं वो, और उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा। देखें आप, देखिए मैंने इकबाल का शेर आपको ऐसे नहीं पढ़ा है। आप आपस में दस्तों गिरबान है, वो चलता हुआ आ रहा है, पकड़ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, पकड़ रहा है, उसको गोली भी चलानी नहीं पड़ी, चलता हुआ आ रहा है, पकड़ लिया। लड़ कौन रहा है यार, फला बैग का बंदा चला गया, ओ बल्ले बल्ले। और ये वाला जो कैंप है ये खुश हो गया, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार माश। याद रखिएगा मेरा जुमला, ये है आपकी फॉर लाइन, इसी पे वो खेल रहा है दुश्मन आपसे, ठीक है। तो खिचड़ी पक गई है। और आने वाले दिनों में इसमें आपको आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी वो जो सिविल वॉर जो 2011 से शुरू हुई थी, जो दब गई थी और 2018-19 के आते आते दम तोड़ गई थी, वो दोबारा एक दफा दोबारा इग्नाइट होने वाली है। क्योंकि टर्की ये चाह रहा है कि उसका असर रसूख कराए, कुर्दों को भी दबाना है उसने, ठीक है। ईरान, आपको क्या लग रहा है, ईरान रशिया मसले थे पीछे हटे क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, इधर फंसे थे। आपको क्या लग रहा है कि वो नॉन बैक नहीं करेंगे, वो भी ऑन बैक करेंगे। उन्होंने उन्होंने उसकी फैमिली समेत उसको पनाह दे दी है। समझ आ गई आपको बात। अच्छा, अब र- इससे शाम को इतनी जल्दी हो जाने का मकसद आपको अब समझ में आ रहा है कि किसी को जल्दी है और कोई जल्दी जल्दी ये काम करवा रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने, अब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, हमारे सारे प्रोग्राम बाय द वे कनेक्टेड हैं, अगर आवाम हमारे प्रोग्राम देखती है तो कनेक्टेड है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि मैं कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, बल्कि जो जंग छिड़ी हुई है उनसे पीछे हट जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन और ऑफिस में आने तक का जो ड्यूरेशन है, उसी के दौरान क्या किया आप पता है आपको, यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल दिया गया लॉन्ग रेंज, ताकि वो रशिया पे मारे, उससे मार भी दिया। और वो करने के लिए मजीद जंग, और शाम वाला वाकया भी कराया गया, ये वाला जो वाकया, ताकि हमेशा ये एक सिंकिंग सैंड की सिचुएशन रहे यूएस के लिए, कि वो आए भी तो यहाँ पे सिंकिंग सैंड में वो धंस जाए। और जब वो ऑफिस में आके बैठेगा, ऑलरेडी उसके दो बड़े बड़े मसले उसके मुंह पे आके खड़े हुए हैं कि अब उसने उसको सॉल्व किया था। और आपको बताता हूँ कि दोबारा से इग्नाइट होने का मतलब सिविल वॉर भाई, ये 4-5 साल कुछ भी नहीं होते सिविल वॉर, हुँ, आराम से खींचता है सिविल वॉर, आराम से खींचती है 4-5 साल। और उसमें कितना फिर क्या क्या होगा आपको, आपको क्या लग रहा है कि आपने 2 शहर 3 शहर पता कर लिए तो क्या आपने पूरा सीरिया पता कर लिया? अभी भी जो लटाकिया और जो बाकी ईस्टर्न वाले जो इधर इधर वाले जो हिस्से हैं, वो अभी भी उनके पास है। ये बशायर तो अभी थे उन लोगों के पास है। अब वो उस पोजीशन में आ गए हैं कि वो चुपचाप बैठे हैं स्लीपर सेल। आप देखें ना, मतलब वो खत्म तो नहीं हो गए, अब वो चुपचाप स्लीपर सेल में बैठ गए, अब वो उस पोजीशन में आ गए। तो आपको क्या पता है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे ही उनको मदद मिलेगी वो भी फिर करेंगे दोबारा। तो ये चलेगा मसला है ना। तो ये इतना सिंपल मसला नहीं है, ये रीजन कॉन्फ्लिक्ट में है कॉन्स्टेंटली। मैंने आपको इसको तरीके से जी। बताया। और यमन वाला हिस्सा, ये दोनों इससे कांस्टेंट प्रॉब्लम्स में है। देखिए, अल्लाह के रसूल ने इन दोनों एरियाज की सल्लल्लाहु खास अलैहि दुआ की। अब आप जरा कनेक्ट करें डॉट्स। अच्छा, जो डिक्टेटर्स हैं बाकी, उनके लिए क्या इसमें पैगाम है, जैसे कि मैंने बताया 2011 में कज़ाफ़ी को लिंच किया गया। अब यही कज़ाफ़ी है, किसी ज़माने में ये पैलेस में शहज़ादों के साथ, मलकाओं के साथ
हुँ। डिनर और लंच किया करते थे कि नहीं करते थे? आप फुटेज निकाल के देख लो, मैं तो नहीं बोल रहा। और एक दफ़ा मैं लेजिट क्या क्या इसके पीछे लेसन छुपा हुआ है? अब आप उस समझदार हैं सारे लोग, अख़ज़ करें, किसी ज़माने में जो पहले समय बैठते थे वो लीची भी होते। अगर आपने सही करते नहीं किए, सही तौर पे अवाम को दबा के रखा और यही हुआ है। पूरा अरब स्प्रिंग इसके बारे में था। किसी भी बाहर के ग्रुप को या किसी ग्रुप को मौका ही नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी आवाम को वेलफेयर स्टेट बना के अच्छी तरीके से खुश नहीं रखेंगे, किसी को मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो रिबेल हो, चाहे बाहर उर्दुगान के खिलाफ 2016 में इन्होंने करने की कोशिश करी लेकिन अवाम उठ गई। आपको पता है अवाम आ गई वोट में। हुआ कि नहीं हुआ? एब्सोल्युटली। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टर्की ने जिन फोर्सेस का साथ दिया है वो आपको पता है। अब मैं आपको पहले दिन से एक बात बोलूँगा, ये प्रोग्राम शायद शुरू हुआ है, शुरू के कि टर्की हमारे बेचारे सादा लोग मुसलमान साउथ एशिया के उनको अर्तुगल और उस्मान वाले ड्रामों में लगा दिया है और टर्की का जो अपना करंट रोल है, वो बहुत ही डूबियस है। हुँ, हुँ। एग्री। ये सीरिया वाले वाक़ये थे खुल के सामने आ गए। यानी किन फोर्सेस के साथ इसने अलायंस बनाया पता है आपको? मतलब एचटीसी को ये एचटीएस है इसके साथ डायरेक्ट अभी आके इनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके मुलाकात। इसके अलावा ये ऐसे ही नहीं हुआ, आपको पता है कि बेनिफिश उनको से मुलाकात करी और वो भी बड़ी सुकून उनसे मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी पीसफुल ट्रांज़िशन चल के चक्कर में क्योंकि उनको पता है कि अगर वायलेंट ट्रांज़िशन हुई तो सबकी तवज्जो मज़ीद यहाँ मर्कज़ हो जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन इस स्टेट में ज़्यादा अर्से तक चल नहीं सकती क्योंकि जो फोर्सेस टी-शर्ट ही हैं वो भी बेसिकली वही सिचुएशन है, पे कुछ अपने के लिए खामोश हो गई हैं। जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है, अब ट्रम्प आएगा और अगर यूक्रेन और रशिया किसी करवट बैठता है मामला और इसी तरीके से लेवेंट में मामला जो है ये इज़राइल और गज़ा और ये लेबनान वाला सुकून में आता है, तो आपको क्या लगता है कि फिर सीरिया के अंदर दोबारा से जो फोर्सेस हैं वो बाउंस बैक करें? तो ये सारी चीज़ें ऑन कार्ड्स हैं और ये होना है। तो ट्रम्प के ऑफ़िस में आने से पहले और इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद ये जो पीरियड है ये बड़ा सेंसिटिव है पूरी दुनिया के लिए। इसमें आपको पता है प्रोटेक्शनिज़्म, टैरिफ्स की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रम्प की जो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कनाडा को कि ये हमें इसको स्टेट ही बना लेना चाहिए यूएस की। यानी यूएस की ऑलरेडी 50 स्टेट्स हैं, कनाडा को 51 स्टेट करार दे देना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं खुल के ट्विटर में। तो मतलब ये मज़ाक भी चल रहा है और ये जो है तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है सारा। तो आपको पता है कि इस तरीके की बात चल रही है तो इसको एक दफ़ा ऑफ़िस में आके बैठेगा, फिर जाके चीज़ें जो है ना वो सेटल होना शुरू होंगी और मिडल ईस्ट में भी उम्मीद ये है कि ये किसी करवट बैठेगा लेकिन सीरिया की जहाँ तक अब तक बात है, उसको जानबूझ के इस नहज पे उलझाया गया है, तो वो इतनी आराम से ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है सीरिया वाला, वो सुलझने वाला नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो फ़ोर्सेस अभी दब गई हैं, उन्होंने फिर उठना है और दोबारा से सिविल वॉर जो है वो शुरू होगी और वही रशिया, जी। वही ईरान और आपको पता है रशिया और ईरान कोई छोटी फ़ोर्सेस तो है नहीं रीजन की, कि वो आराम से चुप होके बैठ जाए। आपको कैसा लगता है हु मतलब व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो चुपचाप करके बस बैठ जाएँगी कि जो है वो एक पार्टी जो है वो टर्की या दूसरी जो है अरब जो है बैकिंग की वजह से आ गया, हम चुपचाप करके बैठ जाएँ। तो नहीं चुपचाप करके बैठने की जो चीज़ करने की है, जो होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि सेक्टेरियन डिवाइड से ऊपर उठ के और ग्रेटर जियोपॉलिटिक्स में और ये एस्केटोलॉजी के तनाज़ुर में इसको देखना चाहिए और अपने पर्सनल छोटे-छोटे इंटरेस्ट से बालातर होकर मुसलमान ममालिक को ये मामला सुलझाना पड़ेगा सीरिया का। अगर इसी तरीके से खींचातानी में लगे रहे और एक तरीके से पॉइंट स्कोरिंग करते रहे छोटी-छोटी, तो ये वैसे भी ये एरिया पूरा एरिया और रीजन जो है वो chaos में मज़ीद chaos में जा सकता है ना? आखिर में बस मैं आपको एक शेर पे आखिर में ख़त्म करूँगा कि मेरे ज़हन में आ रहा है, वो ये है कि इकबाल ने कहा था कि हकीकतें अब्दी है मुकामी शब्बीनी और बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी व शामी। ये यहाँ पे आप बात रख लें कि बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी व शामी। ये वही रीजन है जहाँ की बात है। इनके अंदाज़ बदलते रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत है मकाम शबीर, हकीकत है अब्दी है मकाम शबीर। तो जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो एक्ट है ना, हक़ के साथ खड़े रहना, बायज़ नहीं होना, अनबायज़ होके हक़ के लिए वो करना, वो है असल चीज़। बाकी बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी व शामी। तो ये बदलते रहेंगे, तारीख़ में भी बदले, आपको भी पता है। जी।